सुंदरपुर गांव में सोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। सोहन बचपन से ही बहुत मेहनती और वफादार था। वह जो भी काम करता पूरी मेहनत और लगन से करता। सोहन रोज किसी न किसी के यहाँ काम करता और जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते उसे से अपने और अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल रखता था। सोहन एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। सोहन के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वह अपनी माँ के लिए एक अच्छा सा घर ले सके। सोहन की स्थिति इतनी खराब थी कि उसे 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पाता था। सोहन अपने गांव का सबसे गरीब किसान था, इसलिए लोग इनको उतना इज्जत भी नहीं देते थे। बेटा, आज कुछ खाने को मिलेगा या नहीं? सुबह से कुछ भी पेट में नहीं गया। लगता है मेरी ताकत अब जवाब देने लगी है। माँ, मैं सुबह से ही गांव में इधर उधर भटक रहा हूँ। खेतों में भी गया पर मजदूरी का काम कहीं नहीं मिला। कुछ लोग तो खुद परेशान हैं। बेटा, तू परेशान मत हो। भगवान सब देखता है। शायद वो हमारी परीक्षा ले रहा है। माँ, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। जब तुम बूढ़ी हो गई हो तो मैं तुम्हारा ठीक से ख्याल भी नहीं रख पा रहा हूँ। नहीं बेटा, ऐसा क्यों सोचता है? तूने मेरा कितना ख्याल रखा है ये मुझे अच्छे से पता है। अभी बुरा वक्त है, लेकिन यह भी गुजर जाएगा। माँ, मैं अभी फिर से बाहर जाऊंगा। कहीं ना कहीं से कुछ इंतजाम करके ही लौटूंगा। रात हो रही है बेटा, अब ज्यादा मत भाग। खाली पेट इतनी मेहनत मत कर। कहीं तुझे ही कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? माँ, तुम्हारा आशीर्वाद मेरे साथ है। मुझे कुछ नहीं होगा। तुम बस मेरे लिए दुआ करो। इतना कहकर सोहन अपने घर से बाहर निकलता है और पास ही के गांव चंदनपुर की ओर चल पड़ता है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर मेरी जिंदगी कब बदलेगी और कब मैं अपनी बूढ़ी माँ के लिए अच्छा सा घर और खाना दे सकूंगा। चंदनपुर गांव पहुंचने के बाद सोहन एक एक घर का दरवाजा खटखटाने लगता है और हर बार वह अपनी भूख की बात करता और कुछ खाने के लिए मांगता। लेकिन दुर्भाग्य से उसे हर घर से निराशा ही हाथ लगती। कोई कहता, हमारे पास खुद ही मुश्किल से खाना आता है, तो कोई बिना जवाब दिए दरवाजा बंद कर देता। लोगों के ऐसे व्यवहार को देखकर सोहन की उम्मीदें टूटने लगती हैं। लगता है मुझे यहाँ पर खाने के लिए कोई कुछ नहीं दे सकता। हे ईश्वर, अब तू ही मेरी मदद कर। सोहन उदास होकर अपने घर की ओर जाने वाला ही होता है कि तभी उसकी नजर गांव के एक पुराने से घर पर पड़ती है। हो सकता है शायद यहाँ से मुझे कुछ खाने को मिल जाए। इतना कहकर सोहन उस घर के पास जाता है और उस घर का दरवाजा खटखटाता है। खटखटाने की आवाज सुनकर उस घर में से एक साधु बाबा निकलते हैं। बाबा सोहन की ओर देखते और उससे पूछते हैं, बेटा, क्या चाहिए? तुम इतनी रात को दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? बाबा, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। माँ भी भूखी है और मैं भी बहुत जगह गया, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। आप ही कुछ खाने को दे दो। सोहन की बातें सुनकर साधु बाबा को थोड़ा दया आ जाती है। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। आओ, पहले तो तुम पेट भर कुछ खा लो, क्योंकि ईश्वर किसी को भूखा नहीं रखता। साधु बाबा सोहन को कुछ खाने को दे देता है और सोहन भी पेट भरकर खा लेता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आपने मुझे खाना दिया। पता नहीं मैं इसका कर्ज कैसे उतार पाऊंगा। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, जिंदगी में कभी हार मत मानना। ईश्वर हमेशा उन लोगों की मदद करता है जो मेहनत करते हैं और सच्चे दिल से कोशिश करते हैं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। बेटा, तुम्हारी जिंदगी जल्द ही बदलने वाली है। बस सच्चाई और मेहनत का हाथ थामे रखना। जी बाबा, जरूर। मैं आपकी बातों को हमेशा याद रखूंगा। इसके बाद साधु बाबा ने सोहन को आशीर्वाद दिया और एक छोटी सी पोटली थमाई। इसमें क्या है बाबा? बेटा, इसमें तुम्हारे और तुम्हारी बूढ़ी माँ के लिए खाना है। तुम इसे घर ले जाओ और अपनी माँ के साथ बैठकर खा लेना। ठीक है बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोहन ने पोटली संभाल कर रख ली
और बाबा का धन्यवाद कर अपने घर के लिए निकल गया। अपने घर पहुंचकर माँ कहाँ हो? देखो, मैंने आज के खाने का इंतजाम कर लिया है। इसके बाद मोहन और उसकी बूढ़ी माँ एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाकर वो दोनों सोने चले जाते हैं। अगली सुबह जब सोहन फिर से अपने काम की तलाश में निकलता है तो उसे आज भी कोई काम जल्दी नहीं मिलता है। वह काम की तलाश में इधर उधर भटक ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर वहां के जमींदार हीरालाल पर जाती है। सोहन हीरालाल जमींदार के पास जाता है। मालिक, मुझे कुछ काम दे दो, क्योंकि कल से मेरे घर में खाने का एक भी अनाज नहीं है। अगर आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला तो आज भी हमें ऐसे ही भूखा रहना होगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं भी किसी मजदूर की तलाश में हूँ। अब तुम मुझे मिल ही चुके हो तो मेरी तलाश खत्म हो गई। मुझे अपने खेत में काम कराना है, लेकिन मैं वहीं बैठकर देखूंगा कि तुम ठीक से काम कर रहे हो या नहीं। ठीक है मालिक, आप वहीं पर मेरे साथ रहना। इसके बाद सोहन हीरालाल के खेत में चला जाता है और पूरी लगन से काम करने लगता है और हीरालाल पास ही के एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। सोहन दिन भर खेत में काम करता है और उसके बाद उसकी दिन भर की मजदूरी हीरालाल उसे शाम को दे देता है। सोहन, मुझे तुम्हारा काम पसंद आया। अगर चाहो तो तुम कल भी यहाँ आकर काम कर सकते हो। जी मालिक, क्यों नहीं। इसके बाद सोहन अपने घर जाता है और उस दिन का राशन भी खरीद कर ले आता है। माँ देखो, आज भगवान ने हमारी सुन ली। मुझे आज काम मिल गया और यह देखो, आज की मजदूरी भी लेकर आया हूँ। अब हमारे भूखे सोने के दिन खत्म हुए। बेटा, यह तो बहुत अच्छी खबर है। तूने इतनी मेहनत की, आखिर आज उसका फल मिला। फिर उसकी बूढ़ी माँ खाना बनाती है और दोनों अच्छे से पेट भरकर खा लेते हैं और उसके बाद सोने चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सोहन हीरालाल के खेत में काम कर ही रहा होता है कि तभी वह देखता है कि हीरालाल उदास मन से एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। जब सोहन हीरालाल को उदास देखता है तो वह उससे पूछने जाता है, मालिक, आज आप इतना उदास क्यों है? क्या हुआ? कोई गंभीर बात है क्या? अरे नहीं सोहन, कोई बात नहीं। तुम जाओ, जाकर अपना काम करो। मालिक, साफ साफ दिख रहा है कि आप उदास हैं। आप मुझे बताइए, क्या परेशानी है? हो सकता है कि मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। नहीं सोहन, इस परेशानी का हल किसी के पास नहीं है। अरे मालिक, आप एक बार बताइए तो सही। हो सकता है कि मैं इस समस्या का हल निकाल सकूं। ठीक है तो सुनो, मेरे गांव के 2 जमींदार भाइयों ने मेरी पुश्तैनी जमीन हड़प ली है। वह जमीन मेरे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि वह मेरे दादाजी ने मेरे लिए छोड़ी थी। लेकिन धोखे से गांव के 2 जमींदार भाइयों ने उस जमीन को हड़प लिया है। मैं इसकी शिकायत पुलिस में भी नहीं कर सकता, क्योंकि पुलिस भी उन्हीं का साथ देती है। अच्छा, तो ये बात है। मालिक, मेरे पास एक तरकीब है जिससे आपकी पुश्तैनी जमीन आपको वापस मिल सकती है। अच्छा, क्या तरकीब है? जल्दी बताओ। इसके बाद सोहन हीरालाल को सारी तरकीबें बता देता है। सोहन की तरकीब सुनने के बाद हीरालाल को वह तरकीब बहुत पसंद आती है। अरे वाह सोहन, क्या शानदार तरकीब निकाली है। अगर मुझे मेरी पुश्तैनी जमीन वापस मिल जाती है तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। अरे नहीं मालिक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम अपना काम पर लग जाओ और कल से ही इस तरकीब पर लग जाना। ठीक है मालिक। इसके बाद सोहन अपना काम करने लगता है और अगली सुबह वह उस गांव के दोनों जमींदार भाइयों के पास जाता है और उनसे काम मांगता है। नमस्कार सेठ जी, क्या मुझे आपके यहाँ कुछ काम मिल सकता है? कौन हो तुम और यहाँ पर काम करने वाले चाहिए, यह तुम्हें किसने बताया? अरे सेठ जी, मैं हर दिन कहीं ना कहीं काम कर अपना पेट पालने वाला एक गरीब मजदूर हूँ। कभी किसी के यहाँ खेती कर लेता हूँ तो कभी किसी के यहाँ मजदूर बनकर जो काम मिल जाए कर लेता हूँ।
ये सब तो ठीक है, पर हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। क्या सेठ जी, मैंने सुना है पूरे गांव के सबसे बड़े जमींदार आप लोग हो और पूरे गांव में सबसे बड़ी जमीन आप लोगों के पास है, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ तो काम आराम से मिल जाएगा। नहीं भाई, हमारे पास कोई काम नहीं है। हमारे पास पहले से बहुत मजदूर हैं। इसका मतलब हीरालाल सेठ सही कह रहे थे आप लोगों के बारे में। क्या कहा हीरालाल सेठ ने हमारे बारे में? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया। चलो अब मैं चलता हूँ। आप लोगों के पास तो कोई काम नहीं है, तो मैं यहाँ रुककर क्या करूँ? श्याम के मना करने के बाद सोहन जाने लगता है। तभी रमेश श्याम से उसे रोककर पता लगाने बोलता है कि हीरालाल ने उनके बारे में मोहन को क्या बोला है। अरे रुको भाई, इधर आओ जरा। एक काम है तुम्हारे लिए हमारे पास। श्याम के बुलाने पर सोहन फौरन उनके पास चला जाता है। अरे धन्यवाद सेठ जी, बोलिए क्या काम है? मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ, आखिर पापी पेट का सवाल है। काम तो हम बता देंगे, पहले तुम यह बताओ, हीरालाल सेठ हमारे बारे में क्या बोल रहा था तुम्हें? देखो सेठ जी, आपके यहाँ आने से पहले मैं हीरालाल सेठ के यहाँ काम करता था, परंतु वह एक नंबर के कंजूस और बदतमीज आदमी है। इतनी मेहनत करने पर भी सही मजदूरी नहीं देते थे। इस बात पर कल मेरी उनसे बहस हो गई थी। फिर क्या हुआ? क्या कहा तुमको हीरालाल सेठ ने हमारे बारे में? अरे हुआ यह कि जब मेरी हीरालाल सेठ से बहस हो रही थी, तभी उन्होंने मुझे कहा कि उनसे ज्यादा मंजूरी पूरे गांव में कोई नहीं देगा। तो मैंने भी ताव ताव में बोल दिया कि गांव के सबसे बड़े जमींदार श्याम सेठ और रमेश सेठ से ज्यादा मंजूरी कोई नहीं देता। तभी तो उनके यहाँ हमेशा काम करने वालों की भीड़ लगी रहती है। सही कहा ना मैंने सेठ जी? अरे हाँ भाई हाँ,